ये MIT का एक दिमागी खेल पसंद करने वाला गणित प्रोफेसर है जो जैसे ही किसी असाधारण छात्र को पहचानता है उसे तुरंत एक बेहद चालाक मानसिक परीक्षा में धकेल देता है। वह क्लासरूम के 3 ब्लैक बोर्ड को 3 बंद दरवाजों की तरह पेश करता है जिनमें से सिर्फ एक के पीछे बड़ा इनाम छिपा होता है। नियम सीधा है, सही दरवाजा चुना तो इनाम आपका। जब छात्र पहला दरवाजा चुन लेता है तब प्रोफेसर मेजबान की भूमिका निभाते हुए, जबकि उसे पहले से सही जवाब पता होता है, जानबूझकर एक गलत दरवाजा खोल देता है। अब वह छात्र को दोबारा सोचने का मौका देता है। वह चलते हुए बेन के पास आता है और शांत लहजे में पूछता है, क्या तुम अपनी पसंद बदलना चाहोगे? बेन बिना किसी हिचक के तुरंत हाँ कह देता है। इतना तेज और आत्मविश्वास भरा जवाब प्रोफेसर को चौंका देता है, क्योंकि वह चाहता तो बेन को भ्रमित करके गलत चुनाव की ओर भी धकेल सकता था। लेकिन इसके उलट बेन पूरी तरह निश्चिंत दिखाई देता है। वह कहता है कि यह फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि शुद्ध मैथमेटिक्स और संभावनाओं पर आधारित है। यह सुनकर प्रोफेसर और ज्यादा उत्सुक हो जाता है और वजह जानना चाहता है। बेन समझाता है कि शुरुआत में जब उसने एक दरवाजा चुना था तब सही होने की संभावना सिर्फ 33.3% थी। लेकिन जैसे ही आपने एक गलत दरवाजा खोल दिया और मुझे दोबारा चुनने का मौका दिया, अगर मैं अपनी पसंद बदलता हूं तो सही दरवाजा चुनने की संभावना 66.7% हो जाती है। इसलिए मैं दरवाजा नंबर 2 चुनता हूं। यह सुनते ही प्रोफेसर के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि 3 दरवाजों की यह समस्या दिखने में सरल लेकिन बेहद धोखेबाज होती है। ज्यादातर लोग जिद, डर या अहंकार की वजह से अपनी पहली पसंद नहीं बदलते, लेकिन बेन ने भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ गणित को अपना मार्गदर्शक बनाया। यही वह प्रतिभा है जिसकी तलाश प्रोफेसर हमेशा से करता आया है। वह तुरंत कक्षा समाप्त घोषित करता है, जल्दी से परीक्षा की कॉपियां पलटता है और बेन के लगभग परफेक्ट अंक देखकर आश्वस्त हो जाता है। उसी रात बेन को एक खास गणित क्लब का न्योता मिलता है। यहाँ प्रोफेसर मिकी के अलावा 4 और तेज दिमाग वाले छात्र मौजूद हैं। ये लोग लास वेगास की ब्लैक जैक टेबल्स पर गणितीय गणनाओं के जरिए पैसे कमाने की संभावनाओं पर काम करते हैं। ब्लैक जैक एक बेहद लोकप्रिय कार्ड गेम है और इसके नियम देखने में बहुत आसान है। डीलर हर खिलाड़ी को 2 कार्ड देता है, जहां 1 से 10 तक के कार्ड अपने अंक रखते हैं और JQ के जैसे फेस कार्ड 10 अंकों के माने जाते हैं। हाथ में कुल 21 अंक सबसे बेहतरीन स्थिति होती है। इससे ज्यादा होते ही खिलाड़ी बस्ट हो जाता है। हर खिलाड़ी अपने मौजूदा अंकों को देखकर तय करता है कि उसे और कार्ड लेने हैं या नहीं। अंत में डीलर से तुलना करके विजेता चुना जाता है। नियम सरल लगते हैं, लेकिन इसके पीछे जटिल गणित छिपा होता है। खिलाड़ी को बचे हुए कार्डों में हर अंक के आने की संभावना निकालनी पड़ती है ताकि सही फैसला लिया जा सके। असल मुश्किल ये है कि हर बार कार्ड बांटे जाने पर यह संभावनाएं बदल जाती हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जीत दिलाने वाला फैसला करने के लिए हर राउंड में भारी गणनाएं करनी पड़ती हैं और साथ ही डर, लालच और उत्साह जैसी भावनाओं को पूरी तरह खत्म करना होता है। बेन इन दोनों ही कसौटियों पर खरा उतरता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी रकम कमाने के मौके के बावजूद बेन साफ मना कर देता है। वह बहाना बनाता है कि उसे एक साइंस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है और बाकी छात्रों की हंसी उड़ाने वाली बातों को अनसुना करके वहां से चला जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसे अपनी सपनों की हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एडमिशन मिल चुका है। $3 लाख की भारी भरकम ट्यूशन फीस किसी पहाड़ से कम नहीं है। उसके पास सिर्फ स्कॉलरशिप का ही सहारा है। समस्या ये है कि स्कॉलरशिप सिर्फ एक है और आवेदन करने वाले 86 छात्र। भले ही बेन का GPA परफेक्ट हो, वह MIT से ग्रेजुएट होने वाला हो, US मैथमेटिक्स अलायंस का अध्यक्ष हो और 2 मशहूर प्रोफेसरों का टीचिंग असिस्टेंट भी रहा हो, फिर भी इन 76 में उसका चयन तय नहीं है। चयन समिति एक ही सवाल पूछती है, ऐसा कौन सा जीवन अनुभव है जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है? यहाँ बेन खामोश हो जाता है। डिग्रियों और उपलब्धियों के अलावा उसके पास बताने के लिए कुछ खास नहीं है। स्कूल में वह लगभग अदृश्य सा छात्र है। 2 साधारण से दोस्तों के अलावा उसका कोई दायरा नहीं। यहाँ तक कि उसका जन्मदिन भी बस यही 2 लोग मिलकर मनाते हैं। परिवार में सिर्फ एक साधारण मॉम है जिसने सीमित साधनों में उसे पढ़ाया है। उसकी जिंदगी असाधारण से कोसों दूर बिल्कुल आम है। इसलिए उस $3 लाख की ट्यूशन के लिए बेन को खुद ही रास्ता निकालना होगा। सच तो यह है कि उसने पहले ही हिसाब लगाया था। एक सूट की दुकान में $8 प्रति घंटे की पार्ट टाइम नौकरी करके अगर वह यह रकम जमा करे तो शायद तब तक वह बूढ़ा हो चुका होगा। पहली बार बेन को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी सच में बेकार सी लगने लगी है। बचपन से वह हर परीक्षा में अव्वल आता रहा, रात रात भर पढ़कर हर संभव पुरस्कार जीतता रहा, लेकिन अब उसे महसूस होता है कि सिर्फ होशियार होना ही काफी नहीं और शायद वह उतना खास भी नहीं है जितना वह हमेशा सोचता आया था। भले ही उसके 2 सबसे करीबी दोस्त भी उसी की तरह होशियार छात्र हैं, फिर भी वे साफ कहते हैं कि बेन उन सबसे अलग है। वजह यह है कि वह आज भी उन 4 सहपाठियों की
तिरस्कार भरी निगाहों और दबाई हुई हंसी को नहीं भूल पाया है जो उस दिन उस पर पड़ी थी जब उसने कक्षा में विज्ञान प्रतियोगिता की तैयारी का जिक्र किया था। बेन और उसके दो दोस्तों के लिए यह प्रतियोगिता बहुत मायने रखती है। वे पूरे 1 साल से इसमें डूबे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं 4 लोगों की नजर में यह सब बिल्कुल बेकार है। ऐसा पुरस्कार जो एक पैसे के बराबर भी नहीं। और इन्हीं 4 में शामिल है जिल, वह लड़की जिस पर बेन बरसों से चुपचाप दिल हार बैठा है। जिल स्कूल के हर लड़के की नजर में एक परफेक्ट ब्यूटी क्वीन है। बेन की शर्मीली फितरत उसे कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं देती, वह बस दूर से देखकर ही संतोष कर लेता है। लेकिन उसी दिन किस्मत कुछ अलग मोड़ लेती है। जिल अचानक उस सूट की दुकान पर आ जाती है जहां बेन काम करता है। वह बेन से कहती है कि 21 पॉइंट्स वाला खेल उतना मुश्किल नहीं है जितना वह सोचता है। उसके आईक्यू से वह ढेर सारा पैसा कमा सकता है। लेकिन बेन की अब तक की पढ़ाई और सिद्धांत उसे स्वाभाविक रूप से इसे ठुकराने पर मजबूर कर देते हैं। वह मना कर देता है। जैसे ही जिल बाहर जाने के लिए मुड़ती है, मानो उसे पहले से अंदाजा हो, वह रुकती है और पीछे पलटकर एक बात कहती है। मेरे हिसाब से लास वेगास की सबसे अच्छी बात यह है कि वहां तुम जो चाहो वही बन सकते हो। ये एक वाक्य सीधे बेन के दिल के अंदर उतर जाता है, क्योंकि वह अब अपनी मौजूदा साधारण, फीकी और बेमजा जिंदगी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वह रोमांच चाहता है, उतार चढ़ाव चाहता है, कुछ ऐसा जो उसे जिंदा होने का एहसास दिलाए। वह अब दूसरों की नजरों से गायब रहने वाला एक मामूली पासरबाई नहीं बनना चाहता। उस दिन बेन देर तक सोचता है और फिर वह उस कक्षा में कदम रख देता है जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। उसका वहां पहुंचना प्रोफेसर को बेहद खुश कर देता है। वह बिना समय गंवाए बेन को कार्ड टेबल की तकनीक सिखाना शुरू कर देता है। असली खेल कल्पना से कहीं ज्यादा सीधा है। 1 से 6 तक के छोटे कार्ड होते हैं जो आते ही एक अंक जोड़ते हैं। 7 से 9 तक के कार्ड न्यूट्रल होते हैं जिनसे स्कोर में कोई बदलाव नहीं होता, और 10 या उससे ऊपर के बड़े कार्ड आते ही एक अंक घटा दिया जाता है। इस गिनती के जरिए टेबल पर छोटे और बड़े कार्डों का संतुलन साफ समझ में आने लगता है। स्कोर जितना ज्यादा उतने ही बड़े कार्ड बचे होने की संभावना और जीत का मौका उतना ही बेहतर। पूरे सिस्टम को तेज और सुरक्षित बनाने के लिए टीम में 2 भूमिकाएं तय की गई हैं, स्पॉटर्स और बिग प्लेयर्स। 3 स्पॉटर्स हैं, चोई जो अपने अलग अंदाज के लिए जाना जाता है, एशियाई लड़की कियाना और जिल। ये लोग टेबल चुनते हैं, हमेशा न्यूनतम दांव लगाते हैं और सिर्फ काउंट पर नजर रखते हैं। जैसे ही काउंट ऊपर जाता है, वे बिग प्लेयर्स बेन और फिशर को संकेत देते हैं, जिनका काम बड़ा दांव लगाना होता है। आपस में बात करने के लिए उन्होंने इशारों की एक पूरी भाषा बना ली है। हाथ पीठ के पीछे रखना मतलब टेबल तैयार है, आंख के कोने को छूना मतलब बात करनी है, माथे को छूना मतलब कार्ड खराब है, और बालों को सहलाना मतलब तुरंत निकलना और नए बिग प्लेयर के आने का संकेत। इनके पास कोड वर्ड्स भी हैं, जैसे बिल्ली के 9 झूठ मतलब 9 और अंडों का 1 कार्टन मतलब 12। ये सब याद रखना बेन के लिए आसान है। असली चुनौती है दांव से भरे उस तनावपूर्ण माहौल में डीलर द्वारा फेंके गए हर कार्ड को याद रखना, पल पल स्कोर जोड़ना और उसी सेकंड सबसे सही फैसला लेना। इसी वजह से प्रोफेसर मिकी लास वेगास जाने से पहले एक सिमुलेशन टेस्ट रखने का फैसला करता है। बेन पहले ही साफ कर देता है कि उसका मकसद सिर्फ ट्यूशन फीस जुटाना है। जैसे ही $3 लाख पूरे होंगे वह टीम छोड़ देगा। मिकी इसका विरोध नहीं करता, बल्कि बेन को और ज्यादा अहमियत देने लगता है। उस रात बेन एक लोकल कैसीनो में जाता है। चोई को दोनों हाथ पीठ के पीछे रखते देख वह इशारा समझ जाता है और टेबल पर बैठ जाता है। चोई के सिग्नल से वह तुरंत स्थिति भांप लेता है। बेन हमेशा गणना के हिसाब से ही चलता है ताकि हर फैसला सबसे बेहतर हो। ज्यादा समय नहीं लगता और उसके पीछे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पहली बार टेबल पर बैठकर लगातार जीतने का नशा बेन को थोड़ा घमंडी बना देता है, लेकिन तभी अचानक उसके सिर पर एक बोरी डाल दी जाती है और उसे खींचकर एक कमरे में ले जाया जाता है। जब बोरी हटती है तो बेन कुछ पल बोल नहीं पाता। उसके सामने प्रोफेसर और बाकी चारों खड़े होते हैं। तब उसे पता चलता है कि ये हर नए सदस्य के लिए होने वाला टेस्ट है, ये देखने के लिए कि वह दबाव में भी सही गिनती कर पाता है या नहीं। और यहीं से बेन को आधिकारिक तौर पर टीम का हिस्सा मान लिया जाता है। इसका मतलब साफ है, अब वे लास वेगास जाने वाले हैं। रवाना होने से ठीक पहले प्रोफेसर बेन को एक आखिरी बात याद दिलाता है। हम कार्ड गिनते हैं, जुआ नहीं खेलते। हम भावना से नहीं, एक तय एल्गोरिदम से चलते हैं, एक ऐसी प्रणाली जो पहले से लिखी हुई है। इसके बाद वह बस इतना कहता है, कल हम लास वेगास जा रहे हैं। यह सब कुछ थोड़ा अचानक होता है क्योंकि अगले ही दिन बेन को एक निबंध जमा करना होता है। लेकिन प्रोफेसर बिना किसी हिचक के कह देता है कि उसने उस विषय के शिक्षक से पहले ही बात कर ली है और सीधे बेन को ग्रेड ए दिलवा दिया है। यह सुनकर बेन के दिमाग में पहली बार एक अजीब सा झटका लगता है। जिस परफेक्ट स्कोर पर वह हमेशा गर्व करता आया था, क्या वह सच में शॉर्टकट से भी पाया जा सकता है? इसी पल बेन को दुनिया का एक नया चेहरा दिखाई देता है और इससे उबरने का मौका उसे मिलता भी नहीं कि उसकी सोच को एक और
जोरदार झटका लग जाता है। लास वेगास पहुंचते ही वह स्ट्रेच लिमोजिन की खिड़की से बाहर झांकता रहता है। चमकती रोशनियां और रंगीन साइन बोर्ड और रात की वह चकाचौंध जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। 5 सितारा होटल के अंदर कदम रखते ही वहां मौजूद खूबसूरत लड़कियां बेन को इतना विचलित कर देती हैं कि वह ध्यान खो बैठता है और सीढ़ियों से फिसलते फिसलते बचता है। कमरे में पहुंचते ही प्रोफेसर मिकी हर सदस्य के लिए फर्जी पहचान की व्यवस्था करता है और एक बार फिर पैसों के बंटवारे का नियम दोहराता है। कुल मुनाफे का आधा हिस्सा प्रोफेसर रखता है और बाकी आधा 5 छात्रों में बराबर बांटा जाता है, यानी हर किसी को 10वां हिस्सा। इसके बाद असली खेल शुरू होता है। कार्ड टेबल पर बैठते ही बेन के भीतर जबरदस्त तनाव भर जाता है। उसकी आंखें डीलर के हाथों से बंटे हर कार्ड पर टिकी रहती हैं। उसका दिमाग चुपचाप और तेजी से गणना करता रहता है। पहले ही राउंड में उसे 2 8 मिलते हैं, यानी कुल 16। ब्लैक जैक के नियमों के अनुसार जोड़ी को 2 अलग हाथों में बांटा जा सकता है, इसलिए वह कार्ड स्प्लिट करने और 2 गुना दांव लगाने का फैसला करता है। वजह साफ है, टेबल का काउंट ऊंचा है, यानी बड़े कार्ड ज्यादा बचे हुए हैं और ठीक वैसा ही होता है। दोनों हाथों में 10 अंक वाले कार्ड जुड़ जाते हैं। अब उसके दोनों हाथ 18 के हो जाते हैं, जबकि डीलर के पास 15 होते हैं। जीतने के लिए डीलर को कार्ड लेना पड़ता है और वह छोटा कार्ड होना चाहिए, लेकिन इस समय यह संभावना बेहद कम है। अगला ही कार्ड 9 निकलता है और डीलर सीधे बस्ट हो जाता है। इसी तरह गणना और तर्क का पालन करते हुए बेन हर तरफ बाजी मारने लगता है। उसके सामने चिप्स का ढेर बढ़ता ही जाता है। धीरे धीरे शुरुआती घबराहट गायब हो जाती है और उसकी चाल में आत्मविश्वास झलकने लगता है। भले ही यह उसका पहला असली खेल हो, लेकिन शांत दिमाग और असाधारण गणना क्षमता के दम पर वह अनुभवी खिलाड़ी फिशर से भी ज्यादा जीतने लगता है। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सिर्फ नए खिलाड़ी की किस्मत मानते हैं। उस रात बेन को $16,000 का हिस्सा मिलता है और उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि इस लास वेगास ट्रिप के बाद बेन का आत्मविश्वास पूरी तरह बदल जाता है। अब बार में बेन को अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए दिखाया जाता है। जब वह जिल को कुछ लड़कों से घिरी और असहज हालत में देखता है तो पहली बार बेन खुद आगे बढ़ता है। वह नमस्ते कहकर बातचीत में शामिल होता है और जिल को वहां से निकाल ले जाता है। यह नजारा उसके दोनों करीबी दोस्तों को हैरानी से अवाक कर देता है। उस दिन बेन और जिल के बीच काफी बातें होती हैं और वापसी में सबवे ट्रेन में बैठकर बेन वह सवाल पूछ ही लेता है जो लंबे समय से उसके मन में था कि क्या सूट की दुकान पर जिल का आना प्रोफेसर मिकी की योजना का हिस्सा था। जिल हल्की मुस्कान के साथ बताती है कि उन्होंने पहले 3 कक्षाएं साथ ली थी और उसने बेन की कॉम्बिनेशन एल्गोरिदम वाली प्रस्तुति देखी थी। उस दिन पूरी क्लास में किसी को कुछ समझ नहीं आया था। तभी उसे यकीन हो गया था कि बेन एक असली प्रतिभा है और उसी ने खुद पहल करके उससे संपर्क किया था। लेकिन यहाँ बेन एक बड़ी गलतफहमी कर बैठता है। वह इन शब्दों को प्यार की शुरुआत समझ लेता है और अचानक जिल को चूम लेता है। अगले ही पल सबवे में खड़े लोग और जिल की प्रतिक्रिया देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। एक बार फिर वह बुरी तरह शर्मिंदा हो जाता है। हालांकि यह सिर्फ एक छोटी सी घटना थी। स्कूल में बेन अब भी वही शांत, कम बोलने वाला और ईमानदार लड़का रहता है, लेकिन जैसे ही वह लास वेगास पहुंचता है उसका रूप बदल जाता है। वहां वह बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने वाला अमीर बन जाता है। लग्जरी होटलों में आना जाना और बेटिंग टेबल्स पर बेझिझक पैसा उड़ाना अब उसकी नई पहचान बन जाती है। सिर्फ 1 महीने के भीतर बेन $1 लाख कमा लेता है, लेकिन इसके साथ ही खतरे के संकेत भी साफ दिखने लगते हैं। भले ही लास वेगास में ढेरों कैसिनो हो, उनकी टीम हर बार एक ही कैसिनो में जाती है। अब तक मिलाकर वे $1 मिलियन से ज्यादा जीत चुके हैं। ऐसे में निगरानी में आना तय है। एक ही कैसिनो चुनने की मजबूरी की वजह भी है। तकनीक के विकास के साथ शहर के लगभग सभी कैसिनो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल करने लगे हैं। संदिग्ध जुआरियों को वे ब्लैकलिस्ट में डाल देते हैं और वह डेटा पूरे शहर के कैसिनो में साझा कर दिया जाता है। मतलब एक बार नाम ब्लैकलिस्ट में गया तो लास वेगास के किसी भी कैसिनो में घुसना नामुमकिन हो जाता है। और जिस कैसिनो में वे खेल रहे हैं वही पूरे शहर में अकेला ऐसा स्थान है जहां यह सिस्टम अब तक इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ का मैनेजर कोल जुए की इस दुनिया का आखिरी कारीगर माना जाता है। वह किसी भी मशीन या ऑटोमेटिक सिस्टम पर नहीं बल्कि अपने सालों के अनुभव और पैनी नजर पर भरोसा करता है। धोखेबाजी हो या गंदा खेल, कोल उन्हें सूंघ कर पकड़ लेता है। लेकिन चाहे वह कितना भी माहिर क्यों ना हो, इंडस्ट्री की बदलती हवा को रोक नहीं सकता। एक के बाद एक उसके अधीन आने वाले कैसिनो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम पर शिफ्ट होते जा रहे हैं और इन्हीं दिनों कोल की नजर एक खास आदमी पर टिक जाती है, बेन, वह लड़का जो लगातार जीत रहा है। कोल जल्द ही इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि बेन धोखा नहीं दे रहा बल्कि कार्ड गिन रहा है। भले ही यह गैर कानूनी नहीं है, लेकिन कैसिनो ऐसी काबिलियत को भी बर्दाश्त नहीं करता। नियम साफ है, जो भी कैसिनो से जरूरत से ज्यादा पैसा निकालता है उसका यहाँ कोई भविष्य नहीं होता। फिर भी कोल जल्दबाजी नहीं करता। हालिया रिकॉर्डिंग्स को ध्यान से देखने के बाद उसे एहसास होता है कि बेन के पीछे कोई बड़ी मछली है, लेकिन इस बात से बेन का ग्रुप पूरी तरह अनजान रहता है। शायद सिर्फ
प्रोफेसर को ही सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है और उसे यह भी अच्छे से पता है कि यह कैसीनो भी जल्द ही नई प्रणाली अपना लेगा। इसलिए वह छात्रों को कोई चेतावनी नहीं देता। वह बस इस छोटे से वक्त का पूरा फायदा उठाना चाहता है, जितना हो सके उतना पैसा निकालना चाहता है। इसी वजह से प्रोफेसर खुद कभी टेबल पर नहीं बैठता। अगर कुछ गलत होता है तो सीधा वार उस तक नहीं पहुंचता। और पांचों छात्र यह भी नहीं समझ पाते कि उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वे हर हफ्ते जुए के इस शहर में आते हैं, पैसा उठाते हैं और लग्जरी जिंदगी में डूबे रहते हैं। सब बेहद खुश हैं, नशे में, चमक में, शोर में। और सबसे ज्यादा बदला हुआ है बेन। अब वह कैसीनो में घमंड से चलता है क्योंकि वह अपनी $3 लाख की ट्यूशन लगभग पूरी कर चुका है। ऊपर से उसकी लव लाइफ भी सही दिशा में जा रही है। जिल के साथ रिश्ता आगे बढ़ चुका है और जो शुरुआत में कहा गया था कि पैसा पूरा होते ही वह निकल जाएगा, वह बात अब बादलों में खो चुकी है। लेकिन बेन का यह बदलता रवैया टीम के दूसरे बिग प्लेयर फिशर को चुभने लगता है क्योंकि बेन के आने के बाद वही टीम का केंद्र बन गया था और फिशर धीरे धीरे किनारे हो गया था। और उसी दिन शराब के नशे में फिशर ने हंगामा शुरू कर दिया। बेन ने उसे नजरअंदाज किया लेकिन फिशर और ज्यादा उछलने लगा, बकबक करता रहा। कियाना से यह सहा नहीं गया। उसने उसे खींचकर रोकने की कोशिश की लेकिन फिशर जैसे बारूद का ढेर था। हल्का सा छुआ और वह फट पड़ा। उसके हाथ से शराब फिसलकर पास खड़ी एक महिला पर गिर गई। उस महिला का बॉयफ्रेंड पहले से ही तना हुआ था। उसने बिना सोचे फिशर को धक्का दिया, टेबल पर पटक दिया और मुक्का मार दिया। बात यही नहीं रुकी। उस आदमी ने फिशर को जमीन पर दबा लिया और बंदूक निकाल ली। गोली चलने ही वाली थी कि आसपास के लोगों ने किसी तरह उसे पकड़ लिया। उसी पल फिशर की जान बची। निर्धारित बार में वापस पहुंचकर बेन ने गुस्से में फिशर पर भड़ास निकाली लेकिन फिशर जोर जोर से हंसने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे बेन को गुस्से में देखकर, उसका नियंत्रण टूटता देखकर उसे सुकून मिल रहा हो। लेकिन यह मुस्कान ज्यादा देर नहीं टिकी। तभी प्रोफेसर वहां आ गया और बिना कोई बहस किए फिशर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा दबाव था, एक अधिकार। फिशर चुपचाप चला गया और हैरानी की बात यह थी कि किसी ने भी उसे जाते देख अफसोस नहीं किया। सब जानते थे ऐसे इंसान के साथ रहना मतलब किसी दिन किसी की लाश उठना। इसके बाद सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। खेल, पैसा, मजा जारी रहा। उसी दौरान जिल बेन से कहती है कि होटल ने उसे एक स्वीट रूम गिफ्ट किया है और वह चाहती है कि बेन ऊपर आकर उसके साथ वक्त बिताए। उसी रात बेन आखिरकार उस लड़की के करीब पहुंचता है जिसे वह इतने समय से दूर से चाहता आया था। वह रात उसके लिए एक मोड़ बन जाती है। उसके बाद बेन पूरी तरह बदल जाता है। उसके कपड़े पहले से कहीं ज्यादा महंगे और स्टाइलिश हो जाते हैं। पैसे की अब कोई कमी नहीं थी लेकिन असली बदलाव उसके दिमाग में आया था। शुरुआत में उसने और उसके 2 करीबी दोस्तों ने विज्ञान प्रतियोगिता पर चर्चा के लिए मिलने का प्लान बनाया था लेकिन बेन लगभग 1 घंटा देर से पहुंचा। जिस सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी उसकी थी वह इंस्टॉलेशन के बाद चला ही नहीं। वजह साफ थी, जहां प्रतियोगिता में 16,000 की जरूरत थी उसने 8,000 का सॉफ्टवेयर बना दिया था। इसे ठीक करने में कम से कम 20 दिन लगते लेकिन बेन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने लापरवाही से कहा कि यह उसकी गलती थी। उसके दोस्तों ने उस पर आरोप लगाया कि अब उसका मन यहाँ नहीं रहा। बेन कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की सी मुस्कान आई। वह खड़ा हुआ, अपनी साइकिल संभाली और बोला कि उसे कोई परवाह नहीं, क्योंकि सच तो यह है कि इस प्रतियोगिता की किसी को परवाह नहीं है। यह सिर्फ गुस्से में कही गई बात नहीं थी। अब वह सच में ऐसा ही सोचने लगा था। उसके लिए यह प्रतियोगिता बस कुछ गीक्स का खुद को दिलासा देने वाला खेल बन चुकी थी। बेन के मूल्य अब पहले जैसे नहीं रहे। वे बदल चुके हैं, बिगड़ चुके हैं। इसी बदलाव ने उसे उसके पुराने करीबी दोस्तों से धीरे धीरे दूर कर दिया। भले ही जुबान से वह कहता रहा कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं, लेकिन उसके भीतर एक आग जल रही थी। वही आग उसे बेटिंग टेबल पर पहले जैसी शांति बनाए रखने नहीं दे रही थी। वह बार बार दांव दोगुना करने लगा, बार बार गणना छोड़कर भावनाओं पर फैसले लेने लगा और उसी रात उसका पतन शुरू हो गया। वह बुरी तरह हारने लगा। उसके साथी भी साफ महसूस कर रहे थे कि बेन संतुलन खो चुका है। इसलिए कियाना ने अपने बालों को सहलाकर निकलने का तयशुदा इशारा दिया, लेकिन बेन ने देखा भी और अनदेखा कर दिया। इसके उलट उसने कार्ड बांटने से पहले ही सारे चिप्स आगे धकेल दिए। यह देखकर जिल हैरान रह गई। वह अपने रिश्ते के उजागर होने के खतरे को भी भूल गई। जिल ने बेन को खींचकर वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी बेन भड़क उठा। इसके बाद जो हुआ वह पूरी तरह अनुमानित था, क्योंकि यह अब गणना नहीं, शुद्ध जुआ था और जुए में अच्छे अंत बहुत कम होते हैं। बेन भी कोई अपवाद नहीं था। डीलर का 21 पॉइंट का हाथ सामने आया और सब कुछ खत्म हो गया। इसी टेबल पर बेन ने पूरे $2 लाख की पूंजी गंवा दी। इसके बाद वह सीधे प्रोफेसर मिकी के पास गया। माफी मांगते हुए बोला कि उसे खुद नहीं पता क्या हो गया। वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। लेकिन प्रोफेसर मिक्की के लिए ये शब्द बिल्कुल बेकार थे। उसकी नजर में न दोस्ती थी न अपनापन। यह सिर्फ और सिर्फ एक व्यापारिक समझौता था। इसलिए बेन को हारे हुए $2 लाख की भरपाई करनी ही होगी। लेकिन बेन उस रकम को लौटाना नहीं चाहता था, क्योंकि वही पैसा उसकी हार्वर्ड ट्यूशन फीस के लिए रखा गया था। उसने तर्क दिया कि उसने प्रोफेसर के लिए इससे कहीं ज्यादा पैसा कमा कर दिया है। लेकिन मिकी का जवाब बेहद ठंडा और सीधा था। ये 2 अलग बातें हैं। मुद्दा यह है कि बेन ने उसे सौंपा गया काम पूरा नहीं किया। ये कहते हुए प्रोफेसर मुड़ा, अपना
सामान उठाया और पहले निकलने का आदेश दिया। साथ ही $2 लाख लौटाने की साफ धमकी भी दे दी। उसके जाने के बाद बेन के दिमाग में एक और खतरनाक विचार जन्म लेता है। वह कहता है कि सारा जोखिम और सारा काम हम करते हैं। प्रोफेसर खुद टेबल पर नहीं बैठता, कोई खतरा नहीं उठाता, फिर भी अंत में आधा मुनाफा ले जाता है। यह सरासर नाइंसाफी है, इसलिए क्यों ना हम उसे पूरी तरह काट कर खुद ही खेलें। बेन को पूरा यकीन था कि वह टीम को लीड करके प्रोफेसर से बेहतर कर सकता है। सच्चाई ये थी कि बाकी लोग भी लंबे समय से यही सोच रहे थे, बस किसी ने खुलकर नहीं कहा था। अब बेन ने कह दिया और सबने तुरंत हामी भर दी। सिर्फ जिल ने उसे चेतावनी दी कि बहुत आगे मत बढ़ो। जिल असल में इस योजना का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन मना करने का मतलब बेन के सामने खड़ा होना होता, इसलिए वह अनिच्छा से मान गई। प्रोफेसर के बिना शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता दिखा। काम पर कोई खास असर नहीं पड़ा, बल्कि कमाई पहले से दोगुनी हो गई। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि प्रोफेसर मिकी बोस्टन लौटकर गायब नहीं हुआ है। वह एक कोने में छिपकर सब देख रहा था और सही मौके पर उसने कैसिनो को फोन करके सब रिपोर्ट कर दिया। अगले ही पल बेन को उसकी सीट पर ही सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। उसे कुर्सी से बांध दिया गया और बेरहमी से पीटा गया। काले आदमी कोल ने ठंडी आवाज में धमकी दी कि अगर उसने दोबारा इस शहर में कदम रखा तो उसे हमेशा के लिए यहीं दफना दिया जाएगा। बेन ने ऐसा डर कभी महसूस नहीं किया था। वह दहशत में बुरी तरह रोने लगा। अगले दिन लहूलुहान हालत में उसे कैसिनो से बाहर फेंक दिया गया। बेन को लगा कि सब कुछ यहीं खत्म हो गया, लेकिन किस्मत ने अभी और गिराने का फैसला किया था। कमरे के दरवाजे पर लौटते समय उसे एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि वह पेशेवर मूल्यांकन में फेल हो गया है और ग्रेजुएट नहीं कर पाएगा। यह साफ तौर पर प्रोफेसर मिकी की चाल थी। कमरे में घुसते ही उसने देखा कि सब कुछ बिखरा पड़ा है। छत में छिपाया गया पैसा भी नहीं बचा था। प्रोफेसर ने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, पूरी तरह कुचल दिया था। इसलिए कक्षा में जब प्रोफेसर मिकी कोशी के बारे में पढ़ा रहा था, बेन ने उसी विषय को पकड़कर आगे बढ़ाया। उसने कहा कि कोशी ने छात्र व्लादिमीर का फॉर्मूला चुराया और उसे अपना बताया, लेकिन मिकी ने शांत स्वर में कहा कि यह सब बिना सबूत की अफवाहें हैं। उसने कहानी को मोड़ते हुए इशारा किया कि अगर व्लादिमीर अपनी निजी गलती समझकर कोशी का विरोध न करता तो दोनों मिलकर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते थे। फिर वह रुककर बोला कि इतिहास गवाह है, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कभी पछतावा नहीं जानते। यह साफ संकेत था। अगर बेन अपनी गलती मान ले और सुधर जाए तो अभी भी साथ काम किया जा सकता है। और उस पल ऐसा लगा जैसे बेन ने अपनी गलती सच में समझ ली हो। सबसे पहले बेन जिल के पास माफी मांगने गया। उसने स्वीकार किया कि उस समय उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब वह होश में है और एक बार फिर जिल से उस पर भरोसा करने की गुजारिश करता है। इसके बाद वह विज्ञान प्रतियोगिता के पुरस्कार समारोह में पहुंचा, जहां उसके दो सबसे करीबी दोस्तों ने पहला स्थान हासिल किया था। मंच पर खड़े उन दोनों को पूरे आत्मविश्वास और खुशी से भरा देखकर बेन के मन में न तो जलन थी और न ही कोई कड़वाहट। फिर उसने अपने दोस्तों को अपने पूरे अनुभव की कहानी सुनाई, इस उम्मीद में कि शायद वे उसकी हालत समझ पाएं। हालांकि उसके ये कदम ऐसे लगते थे जैसे वह अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना चाहता हो। लेकिन इसी बीच उसने प्रोफेसर मिकी के सामने एक और प्रस्ताव रखा। उसने उन्हें दोबारा टीम में शामिल होने को कहा। उसका तर्क साफ था, अगर उसे हार्वर्ड पहुंचना है तो यही एकमात्र रास्ता बचा है। इसके अलावा जिस कैसिनो में वे अक्सर खेलते थे वह भी जल्द ही फेस रिकॉग्निशन सिस्टम पर शिफ्ट होने वाला था, यानी ये आखिरी मौका था। बेन ने सुझाव दिया कि इस बार प्रोफेसर मिकी खुद एक बिग प्लेयर बने, दोनों मिलकर एक आखिरी बड़ा दांव खेलें, एक अंतिम डकैती। यह प्रस्ताव मिकी को पसंद आ गया। उसने तय किया कि वह इस छात्र को एक बार फिर अपनी असली काबिलियत दिखाएगा। वे भेष बदलकर लास वेगास पहुंचे। बेन एक दाढ़ी वाले अधेड़ आदमी के रूप में और प्रोफेसर मिकी एक वेस्टर्न काउबॉय के रूप में। यह आखिरी पागलपन पूरे माहौल में रोमांच भर रहा था। टेबल पर बेन और प्रोफेसर के सामने चिप्स लगातार बढ़ती जा रही थी। दांव का स्तर भी ऊंचा होता जा रहा था। लेकिन तभी अचानक काली आंखों वाला कोल सुरक्षा टीम के साथ आक्रामक अंदाज में वहां पहुंच गया। खतरे को भांपते ही उन्होंने जल्दी से चिप्स समेटी और भागने का रास्ता तलाशा। वे स्लॉट मशीनों वाले हिस्से में घुसे, मशीनों को ढाल बनाकर नजर से ओझल होने की कोशिश की और फिर लॉबी पार करते हुए पीछे के दरवाजे से बाहर निकल आए। लेकिन पीछा हर तरफ से जारी था। ऐसे में प्रोफेसर मिकी ने बेन से चिप्स की थैली उसे देने को कहा। योजना के मुताबिक सब अलग अलग दिशाओं में भागे और तय किया कि बाद में क्लब में मिलेंगे। थैली हाथ में आते ही प्रोफेसर ने सबसे नजदीकी रास्ता चुना। पहले से तैयार कार में बैठते ही उसने ड्राइवर को तेज चलाने को कहा, बिना पीछे के छात्रों का इंतजार किए। उसे लगा कि इस बार असली विजेता वही है। लेकिन जैसे ही उसने थैली खोली उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अंदर चिप्स नहीं बल्कि चॉकलेट भरी हुई थी। तभी उसे समझ आया कि छात्रों ने उसे चकमा दे दिया है। असल में बेन और जिल ने पहले से दो बिल्कुल एक जैसी थैलियां तैयार की थी और भागते वक्त रास्ते में
उन्हें बदल दिया था। प्रोफेसर ने एक ठंडी व्यंग्यात्मक हंसी हंसी और मन ही मन तय किया कि लौटकर वह बेन को सबक सिखाएगा। लेकिन इसी पल कहानी पलट जाती है। सामने बैठा आदमी कोई और नहीं बल्कि कैसीनो सुरक्षा का प्रमुख निकलता है। वह बताता है कि जिस दिन बेन पकड़ा गया था उसी दिन सच्चाई सामने आ गई थी। कोल ने खुलासा किया कि वह और मिकी पुराने दोस्त हैं और उसने मिकी को लास वेगास में सालों से एक निजी दुश्मनी के कारण निशाना बनाया हुआ था। उसके मुताबिक मिकी की वजह से उसके पिता के अंतिम संस्कार की रात कैसीनो को भारी नुकसान हुआ था और उसी के चलते उसे नौकरी से निकाल दिया गया। कोल ने साफ कहा कि बेन का लास वेगास में करियर अब खत्म है क्योंकि उसकी तस्वीर डेटाबेस में दर्ज हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही उसने एक सौदा पेश किया। वह बेन को आखिरी मौका देगा पैसा कमाने और सब कुछ लेकर जाने का। बदले में बेन को मिकी को उसके पास लाना होगा। बेन ने मजबूरी में यह सौदा मान लिया और मिकी को वहां ले आया। शुरू में उसे वादा की गई चिप्स की थैली भी लौटा दी गई, लेकिन पार्किंग लॉट में कोल ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा कि इस पेशे में कोई पेंशन नहीं होती। अब जब हर कैसीनो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है तो उनके जैसे पुराने खिलाड़ियों के लिए कोई जगह नहीं बची। उसका कहना था कि बेन थैली छोड़ दे और चला जाए, लेकिन बेन इस अंजाम को मानने के लिए तैयार नहीं था। थैली उसी की थी जैसा सौदा हुआ था और उसे सच में इस पैसे की जरूरत थी ट्यूशन फीस चुकाने के लिए। कोल हंसा, अपना कोट खोला और कमर पर लगी बंदूक दिखाती। मतलब साफ था कोई विकल्प नहीं। बेन ने अनिच्छा से थैली सौंपते हुए हार मानने का अभिनय किया। लेकिन क्या गणना में माहिर इंसान इतनी आसानी से धोखा खा सकता है? बिल्कुल नहीं। बेन ने चुपचाप सिर घुमाया और वापस कैसीनो की ओर बढ़ गया। वहीं उसके दो करीबी दोस्त पहले से टेबल पर जीत रहे थे। ये मत भूलो वे दोनों भी MIT के दिमाग हैं। खुलकर खेलते हुए और छिपे रास्तों से चिप्स पास करते हुए उनकी चाल बेहद साफ और सटीक थी। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बेन का अब इस पैसे को ट्यूशन फीस में लगाने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि अब उसकी जरूरत ही नहीं रही थी। बाद में बेन ने प्रोफेसर को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा कि यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में उसने एक ग्रुप ज्वाइन किया, नई स्किल्स सीखी, 17 बार लास वेगास गया, कार्ड गिनकर सैकड़ों हजार डॉलर कमाए और फिर 2 बार सब कुछ खो भी दिया। उसने प्रोफेसर से पूछा कि क्या उसका वह जीवन अनुभव स्कॉलरशिप पाने के लिए पर्याप्त रूप से प्रभावशाली है। ठीक वैसे ही जैसे हार्वर्ड के मूल्यांकन में होता है, वहां डिग्रियों जितना ही महत्व अनुभव का भी होता है। बेन कभी दिखावे से भरी उस दुनिया में भटक गया था जहां उसने अपने असली उद्देश्य को ही भुला दिया था। लेकिन क्योंकि वह समय रहते जाग गया, अब वह लालच और आकर्षण से भरी इस दुनिया के झूठे उजाले से दोबारा अंधा नहीं होगा। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।